हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी देरा वाले में। और हम कर रहे हैं एक सीरीज संपूर्ण विज्ञान की, जिसमें पहली क्लास हम कर चुके हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, और दूसरी क्लास है हमारी कोशिका। और कोशिका में भी हम पहले पढ़ेंगे हम कोशिका। तो इसी के साथ कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला सवाल है हमारा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। जो रॉबर्ट हुक ने हमारी कोशिका की खोज करी थी वो किस प्रकार के करी थी। तो उन्होंने क्या था, कॉर्क के निरीक्षण के द्वारा हमारी कोशिका की खोज की थी। इन्होंने 1665 में कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। इसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो केंद्रक है और जो हमारी कोशिका है उसके जो बीच जेली जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हमारा कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। चौथा, कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है हमारा? क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कोशिका द्रव्य, अर्थात साइटोप्लाज्म हमें कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। क्वेश्चन सब आए हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन उसका पूछ रहा है, यानी हमें हिंदी भी याद रखनी है और इंग्लिश भी याद रखनी है। अर्थात साइटोप्लाज्म, फिर से आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है ये। एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो मौजूद होता है, तो वो मौजूद होता है हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच हमारा क्या प्राप्त होता मिलता है हमारा साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अगला होगा हमारा छठा, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। यानी कि पानी की जब हमारी कमी हो जाती है उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, अर्थात जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसको कोशिका का पावर हाउस क्या कहा जाता है? वो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है एटीपी के रूप में क्या करता है हमारा, संचित करता है एटीपी के रूप में हमारी ऊर्जा को। आठवां क्वेश्चन होगा हमारा, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है, अलग करता है। तो वो होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। क्या करता है, कोशिका को बाह्य आवरण से या कोशिका के अवयव को उसके बाह्य आवरण से क्या करता है, अलग करता है। वो होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद अगला है नवा, यानी कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज के दौरान जो इक्वेटोरियन प्लेट पर जो कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्रों के संरेखण से मेटाफेज का क्या होता है, गठन होता है। अगला होगा हमारा 10वां, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष या सक्षम, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है हमारी? तो जीव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है हमारी कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती है, अर्थात सेल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? सेल। अगला क्या है हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग उत्तरदायी होता है। तो कौन सा कोशिका अंग उत्तरदायी होता है? गोल्गी
उपकरण, इसको गाल्जी उपकरण अर्थात ट्रांसफॉर्म या जो हमारा परिवहन का काम करता है वो होता है हमारा गाल्जी काय होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो कौन सी थैली होती है जो पाचक एंजाइमों से भरी होती है, वो होती है हमारी लाइसोसोम्स जो होती है वो पाचक एंजाइमों से क्या होती है, भरी हुई होती है। इसकी जो खोज की थी वो की थी डी डुवे ने, किसकी, लाइसोसोम्स की खोज की थी। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम करते हैं या बाहरी पदार्थों का क्या करते हैं वो भक्षण और क्या करते हैं, पाचन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली भी इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 14वां, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सी कोशिका आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को ही कहा जाता है। इसकी खोज किसने, डी ड्यूवे ने 1955 में की थी। कब की थी, 1955 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम्स बनते हैं, जो राइबोसोम्स बनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। इसके ऑप्शन गए हैं, तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला है हमारा 16वां, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था वो किसने दिया था। तो कौन सा है इसमें सही आंसर होगा हमारा, जोहान्स ने। किसने दिया था, जोहान ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। और उसके बाद बात करते हैं हम 17वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, क्या कि कौन, जो कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, कैसी प्रणाली, अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो कौन करते हैं, हमारे लाइसोसोम्स। कौन से करते हैं, हमारे लाइसोसोम्स करते हैं। क्या होता है, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जो हमारी बेकार हो जाती हैं, जो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं, उनका क्या करते हैं हमारे लाइसोसोम्स, निष्कासन कर देते हैं, अर्थात उसका भक्षण कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद सहायक होता है और कोशिका अंग को क्लांत भी करता है। कोशिका को क्या करता है, क्लांत भी करता है, अर्थात क्लियर भी करता है। तो वह है लाइसोसोम्स ही है। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, क्वेश्चन की भाषा बदली है लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। 19वां क्वेश्चन होगा हमारा, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ए इसका असत्य होगा, बात कर लेते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं सामान्यतः जंतु कोशिका से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ये सही होगा हमारा। और दूसरा है हमारा, तीसरा है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका में क्या होता है, लवक नहीं पाए जाते, वो पादप कोशिका में हरित लवक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, पादप कोशिका में क्या होती हैं, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं, अर्थात डी भी सही होगा। अर्थात इसका असत्य क्या है हमारा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं, ये क्या है हमारा गलत होगा। जो पादप कोशिकाएँ होती हैं उसमें जंतु कोशिका से क्या बड़ी रिक्तियाँ होती हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए क्वेश्चन के हिसाब से। अगला हो जाएगा 20वां, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को क्या करता है, ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस क्या करता है, रक्त में ले जाता है। क्या करता है, वापस रक्त में ले जाता है। तो वो बात करते हैं, वो होता है हमारा लसिका, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो लसिका होता है एक रंगहीन क्या होता है, द्रव होता है, जो कोशिकाओं के क्या होता है, चारों ओर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी भी
होता है। ये थे इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि अर्धसूत्रण में क्या नहीं होता है। तो पहले बात करते हैं, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, सही है। अर्धसूत्रण परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, जी नहीं, अर्थात बी इसका गलत आंसर है, अर्थात असत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर सही है लेकिन गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों में जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, सही है। जनन ग्रंथि अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा हमारा बी आंसर होगा। अगला है 22वां हमारा, किस कोशिका अंग को मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका अंग को मास्टर कहा जाता है। नाभिक को क्या कहा जाता है, हमारा मास्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला होगा हमारा 23वां, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है होता है या कौन सा है, तो वो होता है सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है हमारा नाभिक, सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है किसी भी कोशिका में। अगला है हमारा 24वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। कोशिका के क्या कहा जाता है, हमारा प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है प्रोटीन कारखाना, राइबोसोम्स को। यहाँ क्या होता है, हमारे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, हमारा लाइसोसोम्स जो होता है हमारा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी गाल्जी बॉडी सेंट्रोसोम राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, हमारे पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। अगला होगा हमारा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर में क्या हो जाती है, चोट लग जाती है, तब किस प्रकार के सेल विभाजन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है केवल और केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, ना कि जनन कोशिकाओं में होता है। अगला है हमारा 27वां क्वेश्चन होगा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। तो जो एक पशु है उसकी जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है हमारी न्यूरॉन। क्या होती है, हमारी न्यूरॉन होती है। जो जानवरों के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो न्यूरॉन तंत्रिका होती है। जो तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है वो तेजनीय कोशिका है, ठीक है। अगला है, यानी कि जो तंत्रिका, एक चीज़ और, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं होती है या उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। जो कोशिका है उसमें सबसे ज़्यादा जो अणु पाया जाता है तो वो हमारा जल पाया जाता है कोशिका के अंदर। जीव द्रव्य के जो अंदर होता है वो जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, 80% होती है। और जो प्रोटीन होता है हमारा वो 15% होता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो केवल 1% होता है, ठीक है। शैवाल इसमें नहीं पाया जाता है। अगला होगा हमारा 29वां, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। जो कोशिका सिद्धांत है वो किस पर लागू नहीं होता है, तो वो होगा हमारा विषाणु। विषाणु पर लागू नहीं होता है हमारा कोशिका सिद्धांत। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, सर्च कर सकते हैं आप। अगला है 30वां, क्या कि निम्नलिखित को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है, इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है। तो जो हमारी लाइसोसोम्स है वो होती है हमारी आत्मघाती थैली होती है। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, हमारा गुणसूत्र कहलाता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है हमारा पावर हाउस होता है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, एक का सी यानी कि बी, दूसरे का बी और तीसरे का ए, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कोशिका प्रकार्यात्मक नियंत्रण कौन करता है? जो फंक्शनल क्रियाओं पर नियंत्रण करता है वो कौन करता है? जो फंक्शनल हमारी ये कार्यात्मक जो क्रियाएं होती हैं उन पर जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? वो करता है हमारा केंद्रक करता है। इसका सही आंसर होगा हमारा केंद्रक। अगला हो जाएगा, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं सूत्री विभाजन के दौरान वो किस अवस्था में क्या होते हैं? गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो किस अवस्था में होते हैं? वो होता है हमारा मेटाफेज अवस्था होती है। दोस्तों आज की वीडियो इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और ये सीरीज चल रही है हमारी और ये लगातार चलने वाली है। हम इसमें अभी जीव विज्ञान की क्लास दूसरी है ये, इसमें भौतिक विज्ञान भी करने वाले हैं, रसायन विज्ञान भी करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी, आरआरबी या जिस भी पेपर में साइंस आती है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है हर एक एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। धन्यवाद।